व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू कीप हेल्दी, हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारे शारीरिक विकास के लिए, हमारे कार्य परफॉर्म करने के लिए, अपने फंक्शंस, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको वर्क करने के लिए, और हमारे स्वास्थ्य को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम एक को उचित मात्रा में पोषित आहार, पोषण बोलते हैं अपन न्यूट्रिशन को, पोषित आहार की जरूरत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन, इन सब का एक रिक्वायर्ड अमाउंट हमको बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे इसके, न्यूट्रिशन इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन इन विच फूड इज अ मेजर फोकस ऑफ इंटरेस्ट। न्यूट्रिशन हमारे साइंटिफिक फील्ड का वो एक सब्जेक्ट है जिसमें फूड के द्वारा हमारे शरीर में कैसे पोषण को लिया जाता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फूड इज द मेजर फोकस ऑफ आर इंटरेस्ट। हमारे भोज्य पदार्थ, चाहे अब वो वेज की कैटेगरी में आते हो, नॉन वेज की कैटेगरी में आते हो, दोनों ही से हमको शरीर में पोषक तत्व मिलते हैं, और वो हमारे विकास के लिए, हमारे शारीरिक वर्क के लिए, हमारी बुद्धि के लिए ये सब सारी चीज जरूरी होती है। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव्स एंड यूटिलाइज द मटेरियल। इसके द्वारा जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, चाहे हम सब्जियां ले रहे हों, चाहे कोई मीट पदार्थ ले रहे हों, उनको हमारा शरीर प्रोसेस करता है, यानी जब हम चबाते हैं हमारे शरीर में जाता है, स्टमक में ये जाता है, अब्जॉर्ब होता है, एसिमलाइज होता है, देन वहां से हमारे खून तक पहुंचता है। तो ये क्या क्या चीजों में हमारे लिए सहायता करता है फूड। पहला है नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, हमारे विकास के लिए। जैसे हमारा बर्थ हुआ है, बर्थ से हम बड़े होते हैं, हमारी उंगलियां, शरीर, हमारा ब्रेन, हमारी शक्तियां सब धीरे धीरे ग्रो करती है। तो ये शरीर और न्यूट्रिशन मिलता है तभी हमारी चीजें आगे प्रोसीड करती है। रिनीवल यानी अगर हमको कट लग जाता है कोई चीजों वापस, जैसे ब्लड सेल्स है, हर 120 दिन में न्यू आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में बनती हैं। उन सब के भी प्रॉपर विकास के लिए, प्रॉपर उनके आगे बढ़ने के लिए ये हमें शरीर में जरूरत होती है। मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी कंपोनेंट्स, हमारे शरीर में जितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का मतलब जैसे हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, हमारे शरीर, ओके स्लाइड नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। अभी विजिबल है? ओके तो हमको न्यूट्रिशन क्यों हमारे शरीर में जरूरत होता है, हमारे प्रॉपर विकास के लिए, हमारे शरीर में मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी कंपोनेंट, शरीर के सारे कंपोनेंट्स को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन आर द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट और कंटेन्ड इन फूड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या मतलब है, चाहे वो ऑर्गेनिक का मतलब जो नेचुरली हमको प्लांट से मिलते हैं, चाहे सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, या कोई भी चीज हो, या एनिमल्स भी ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो नेचुरल कंपाउंड है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसको हम प्रोसेस करके फूड बनाते हैं, पैक्ड फूड्स, जो भी चीजें हम खाने के लिए यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर में क्रियात्मक और संरचनात्मक क्रियाओं के लिए जो चीजें जरूरत होती है उन सब को हम न्यूट्रिशन और फूड की कैटेगरी में रखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहां अपने को क्या बता रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग द हेल्थ। हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए पोषक पदार्थों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उनकी भूमिका है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे विकास के लिए और हमारी वृद्धि के लिए ये न्यूट्रिशन हमको जरूरी होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे ये न्यूट्रिशन हेल्प करते हैं, इट इज फॉर द फिजिकल ग्रोथ, हमारे शारीरिक विकास के लिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारे बौद्धिक विकास के लिए, जो हम सोचते समझते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उन सब के लिए भी न्यूट्रिशन। अगर हमारे खाने में न्यूट्रिशन या पोषण तत्व को कम कर दिया जाएगा, जो प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीजें कम कर दी जाएगी, तो हमारा विकास प्रॉपर नहीं हो पाएगा। देन लर्निंग एंड बिहेवियरल अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कुपोषण की वजह से हमारी लर्निंग यानी हमारी सीखने की शक्ति, हमारा बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार है वो अफेक्टेड होता है, उस पर बुरा असर पड़ता है। अगर हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमारा विकास सभी डायमेंशंस में पूरी तरीके से नहीं होगा।
ऑप्टिमम हेल्थ एंड एफिशिएंसी के लिए हमको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एल्डर पीपल, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होता है वो थोड़ा वीक होता है। इसी तरह जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनमें भी बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए एक्सेस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जो महिलाएं बच्चों को दूध ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उनमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उनके शरीर से ही ब्लड के थ्रू उन बेबीज तक पहुंचता है। अगर उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो अबॉर्शन की कंडीशन आ सकती है। उसके साथ साथ ग्रोथ रिटार्डेशन, जो बच्चा उनके वॉर्म में पल रहा है उनमें ग्रोथ की कमी आ सकती है। लो बेबी बर्थ वेट, यानी जन्म के बाद शिशु का जो वजन है वो कम हो सकता है अगर उनमें न्यूट्रिशन प्रॉपर वो नहीं ले रहे हैं। एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर देयर बेबीज, इसलिए शिशुओं को प्रॉपर रूप से, सुचारू रूप से उनको ब्रेस्ट फीडिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि उस दूध के माध्यम से ही बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाता है। सेकेंड रोल क्या है इसका? स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीजेस। ये न्यूट्रिशन की वजह से हमारे शरीर में कुछ बीमारियां जो होती है न्यूट्रिशन की कमी होने से, उन कमियों को दूर करती है ये पोषक तत्व की चीजें। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक बहुत ही कॉमन तरह का कुपोषण है, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी की शक्ति की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, क्योंकि हम अपने डाइट में, हमारे खाने की चीज़ों में इन सबको इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि इसमें है ब्लाइंडनेस, रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में होती है, गॉइटर घेंघा रोग जो थायराइड की कमी से, थायरॉक्सिन एंजाइम प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में होती है, अनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है वो हंसी आकार की हो जाती है। अनीमिया सिकल सेल अनीमिया की कैटेगरी में आते हैं। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 वगैरह, विटामिन B9 की कमी से बीमारी होती है। बेरी बेरी रतौंधी बोलते हैं जिसको, विटामिन ए की कमी से होती है, पैरालाइज जैसा हो जाता है इसमें शरीर। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से ही हमको बीमारी होती है। दिस इज एन इंक्रीज्ड, इसके कारण जैसे कि हम देख चुके हैं अबॉर्शन, प्री मैच्योरिटी, स्टील बर्थ, लो वेट बर्थ, ये सारी चीजें होती है अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो। इनको रोकने के लिए हमको उचित मात्रा में पोषक तत्वों का यूज प्रॉपर अमाउंट में करना चाहिए। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन को इससे कैसे रोका जा सकता है? न्यूट्रिशन लेकर, जैसे कि कोविड का अभी जो काल चल रहा है, पिछले 2 सालों से जो चल रहा है, जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, उनके शरीर में कोई भी रोग या बीमारी बहुत आसानी से लग जाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति हमको कहाँ से मिलती है? इन्हीं न्यूट्रिशन से। जब हम अच्छा खाना खाएंगे, पोषक पदार्थ लेंगे, तो छोटी मोटी बीमारियां हमको आसानी से नहीं घेरेगी, हमारे शरीर को खराब नहीं करेगी, जिसमें टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस और भी दूसरी कई तरह की बीमारियां आती है। वुंड हीलिंग, जैसे घाव वाव लग जाते हैं, तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन अगर अच्छा होगा तो ये घाव काफी जल्दी भर जाते हैं। फोर्थ है आपका मोर्टलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टलिटी का मतलब मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी यानी किसी प्रकार की इंजुरी, मॉर्बिडिटी जिसको कहा जाता है, क्षति जिसको कहा जाता है। तो अगर हम प्रॉपर उचित मात्रा में न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो डेथ रेट को कम किया जा सकता है, यानी मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर, जस्ट जन्म के बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको रोका जा सकता है। स्टील बर्थ यानी जन्म से पहले जो बर्थ हो जाता है उसको रोका जा सकता है। और प्री मैच्योर डिलीवरीज, इन सब चीजों पर रोक लगाई जा सकती है अगर हमारे शरीर में उचित मात्रा में पोषण पदार्थ उपलब्ध है, तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। अब हमको क्या बताया जा रहा है? व्हाट इज फूड, यानी जो भोजन हम लेते हैं उनका क्या रोल है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। फूड इज एनीथिंग दैट वी ईट, कोई भी खाने की चीज जो हम ओरली खाते हैं उसको फूड की कैटेगरी में हम रखते हैं। देन इट इज एनीथिंग दैट वी ईट एंड विच नरिश आवर बॉडी, ये कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम भोजन के रूप में ओरली खाते हैं, जो हमारे शरीर को नरिश करती है, पोषण पदार्थ जो हमको देती है। इसमें इट इज असेंशियल, ये जरूरी क्यों है? बिकॉज इट कंटेन सब्सटेंसेज दैट परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी। इसमें ऐसे जरूरी तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए जरूरी होती है। फंक्शंस इन अवर बॉडी, हमारे शारीरिक क्रियाओं के लिए जो हम कार्य निष्पादन करते हैं, खाना, उठना, बोलना, चलना, पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, जो भी हम परफॉर्म करते हैं, उन सब में ये पोषक तत्व जो फूड के सोर्स से हमको मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब इनको यहाँ हाईलाइट क्या किया गया है? फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द असेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में अब क्या क्या चीजें आते हैं जो फिजियोलॉजिकली हम
परफॉर्म करते हैं हमारे शरीर में, उन सब के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए हमारे शरीर में फूड इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे खाना, एडिबल, नरिश द बॉडी। देन फंक्शंस ऑफ द फूड में, फूड हेल्प्स टू स्टे, फूड हेल्प्स टू फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में अब रेस्पिरेशन, सांस लेना, सर्कुलेशन, हमारे हार्ट का प्रॉपर सर्कुलेशन करना, ब्लड का डाइजेशन, शरीर में भोजन को पचाना, मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रिया, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना। हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में होता है वो बॉडी में हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज, अगर हमारे शरीर में टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं इंजुरी की वजह से, उनको भी रिपेयर करने का काम ये न्यूट्रिशन की वजह से होता है। ये सारी चीजें फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर आती है। फूड हेल्प्स टू स्टे अलाइव, बी एक्टिव, मोर, मूव एंड वर्क। अगर हम प्रॉपर उचित मात्रा में फूड ले रहे हैं दोनों टाइम, जो मोस्टली लंच और डिनर जिसको कहा जाता है, बीच में कुछ छोटी मोटी मील्स भी हम लेते हैं, तो अगर हम प्रॉपर समय में अपनी मील्स ले रहे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं, तो हमको चलने फिरने, वॉक करने, अपना प्रॉपर कार्य परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। प्रिवेंट एंड फाइट इन्फेक्शंस, जो रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए, जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे लड़ने के लिए भी ये भोजन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हमको हेल्प करते हैं। बिल्ड न्यू सेल्स एंड टिश्यूज फॉर द बॉडी, हमारे शरीर के विकास के लिए नई जो कोशिकाओं के बनने और खराब कोशिकाओं को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये न्यूट्रिशन एंड फूड। स्टे हेल्दी एंड हील देमसेल्स, अपने आप को स्वस्थ रखना और इन कोशिकाओं को वापस बनने में ये फूड सोर्स जो होते हैं हमको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर में। देन अब क्या है न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिशन। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में हमारे शरीर में उपयोगी होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में न्यूनतम अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में क्या आते हैं? लार्ज क्वांटिटीज इन फूड एंड आल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। इसमें क्या क्या चीजें आती है? एक तो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड ऑयल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑयल्स। बहुत सारे सब्जियों से, बहुत सारे बीज से जो हमको ऑयल मिलता है वो भी हमारे शरीर में प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। फैट या वसा, वसा जो हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस के लिए, हमारे शरीर में शारीरिक चीजों को, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में ये फैट हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल उपयोग होता है। प्रोटीन्स जो कि मसल बिल्डअप के लिए हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उपयोगी है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में फंक्शंस के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में ये आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? मिनरल्स और विटामिन, जिनका सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी होती है और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमको शरीर में जरूरत होते हैं। तो इनमें क्या आती हैं? ये डेफिशिएंसी डिसीज को रोकती हैं, मिनरल्स और विटामिन, जिनको मिनरल्स और विटामिन, वी ऑल नो दैट विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के बहुत सारे विटामिन आते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स जो आते हैं शारीरिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। इसमें यहाँ पर क्या बात कही गई है? बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इक्वली एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोनों ही न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जरूरी होते हैं। ईच न्यूट्रिएंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बॉडी। दोनों ही न्यूट्रिएंट्स से हमारे, अगर सपोज हम विटामिन्स और मिनरल्स लेना बंद कर देंगे, सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जैसे हम चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, हम प्रोटीन का कोई मीट वगैरह ले रहे हैं, तो सिर्फ इन सब चीजों से हमारे शरीर का प्रॉपर विकास नहीं होगा। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में नहीं है तो हम स्वस्थ शरीर को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो बोथ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पहला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, वो कैसे एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट। कार्बोहाइड्रेट्स कैटेगरी में हम लोगों ने 12th में भी पढ़ा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जो हमारे शरीर के बिल्डअप के लिए, हमारे फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। ये जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के बने होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर में, यानी जो हम भोजन लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का बहुत कॉमन सोर्स क्या है, चावल हो गया, पोटैटो हो गया, स्टार्च हो गया, इन सब चीज़ों से हमको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो ग्लूकोज प्रोसेस करके बनाते हैं, जो शरीर में एटीपी प्रोवाइड के थ्रू एनर्जी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोगी और ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो रिफर्ड एज सैकेराइड्स। इनको सैकेराइड्स जैसे मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इन सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। लेकिन सैकेराइड की जो यूनिट है, जिनमें CHO मॉलिक्यूल्स के अलग अलग कंपाउंड्स जुड़े होते हैं, इसलिए हम इनको सैकेराइड्स भी कहते हैं। Based on the sugar unit, carbohydrates can be classified into 3 major classes. Carbohydrates को 3 major classes में categorize किया गया है, monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, जिनमें एक molecules of saccharide compounds present होते हैं, उनको monosaccharide कहा जाता है। एक से अधिक को एक या दो होते हैं जिनको उनको oligosaccharides, और दो से जब अधिक होते हैं तो उनको polysaccharides की कैटेगरी में हम रखते हैं। So what are the structure of this carbohydrate compound? ये कार्बोहाइड्रेट की संरचना के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सेकंड ईयर जब बायोकेमिस्ट्री आपको होगा सेकंड ईयर में, उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन से आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब बायोकेमिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री का मतलब बायोलॉजी में केमिस्ट्री का क्या उपयोग है। ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सिंथेसिस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए यूजफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वी नो। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O इंटू होल ब्रैकेट N। ये CH2O की जितनी ज्यादा यूनिट्स बढ़ते जाएगी, वो कार्बोहाइड्रेट की चेन उतनी लंबी होते जाएगी। Organic compounds organized in the form of aldehyde and ketones with multiple hydroxyl groups coming off the carbon chain। ये एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में बाइंड के थ्रू इनमें जुड़े होते हैं। The building blocks of all carbohydrates are simple sugars called monosaccharides। कॉमन तरीके की जो शुगर होती है, जिनको मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये CHO के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के बहुत लंबी चेन्स बनाते हैं। अ मोनोसैकेराइड कैन बी अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जैसे कि एल्डोज और कीटोज। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की चेन आपस में जोड़ के एक लॉन्ग स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, जो अलग अलग कंपाउंड्स के सिंथेसिस में अपनी रोल प्ले करते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, वी ऑल नो दैट। फ्रक्टोज, ये भी C6H12O6 होता है। इनके डायमेंशंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी की कैटेगरी में ये हमको बॉडी में मिलते हैं, यानी नेचर में मिलते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। सो व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या उपयोग या क्या इसका कार्य है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी। ये हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे? ग्लूकोज, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। अब ग्लूकोज किसी भी मीठे सोर्स से जब हमको मिलता है, अब ये ग्लूकोज चाहे हम कोई भी फ्रूट या कोई भी मिठाई, कोई भी, सिर्फ फ्रूट मिठाई ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट चावल में भी प्रेजेंट है, अपना पोटैटो में भी प्रेजेंट है। जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो ये टूट कर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमारे शरीर में करते हैं। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स में, हमारे और दूसरे कोशिकाओं में। इन ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज के फॉर्म में टूटकर हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर में एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स स्पेयर प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन्स और को बॉडी बिल्डिंग के लिए स्पेयर करके रखते हैं, यानी प्रोटीन का सोर्स तो अलग ही है, बट कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल अमाउंट में ये बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स को हमारे शरीर में स्टोर करके रखते हैं। द डाइटरी फाइबर्स इंक्रीजेस द बल्क इन द स्टूल्स एंड हेल्प्स इन डिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फ्रूट्स में, सब्जियों में, दूसरे मीट में जो प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये फाइबर्स
जो होते हैं हमारे शरीर में पाचन के लिए और स्टूल से वेस्ट प्रोडक्ट को आसानी से बॉडी से बाहर करने में हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जो हमारे स्टूल्स होती है जिनको हम एक्सक्रीट करते हैं उनको आसानी से इन वेस्ट प्रोडक्ट को स्टूल्स के थ्रू हमारे शरीर से बाहर भेजने में कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा रोल होता है। सो व्हाट आर द फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से पोषक स्रोत हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी में लेते हैं। पहला है सीरियल्स यानी अनाज। अनाज में सबसे कॉमन व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मक्का, ज्वार, जो भी हम अनाज खाते हैं चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मक्का, अनाज, बाजरा, दाल, कुछ भी हो, दाल से तो वैसे प्रोटीन मिलता है। ये जो अनाज की कैटेगरी में चीजें आती है जिनको हम सीरियल्स बोलते हैं, उन सब चीजों से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। पल्सेस, दाल में राजमा, चना, ऑल टाइप्स ऑफ दाल्स। दाल्स वैसे मोस्टली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं बट प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो राजमा, दाल में और चना में बहुत सारी कैटेगरीज आती है। ये सब जो दाल और चना की कैटेगरीज जो होती है, राजमा वगैरह होते हैं, उनसे भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। रूट्स एंड ट्यूबर्स, अब कंद जो होते हैं, रूट्स जो जमीन के नीचे रूट्स आते हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, टेपियोका, ऐसे अलग अलग तरीके के जो जड़ वाली चीजें रहते हैं जिन जड़ को हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि जो हमारा पोटैटो वगैरह है ये भी जड़ है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद वगैरह, जो बीट रूट वगैरह आती है, ये सारी चीजें हमारे शरीर में पोषण कार्बोहाइड्रेट देने का काम करती है। शुगर एंड जैगरी, गुड़ और शक्कर, ये तो इंस्टेंट सोर्स है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट देने का, क्योंकि इनको लेने से तुरंत ही हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे बॉडी में। तो अभी तक अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा जो कि न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने देखा कि पोषक तत्व किस तरीके से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमारे शारीरिक विकास के लिए, हमारे फंक्शंस कार्यान्वयन के लिए, श्वसन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। न्यूट्रिशन की कैटेगरी में अपन ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें आती है, ऑयल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स और विटामिन आते हैं। देन फर्स्ट अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये एनर्जी शुगर, शक्कर से, बीट रूट से, रूट्स, चावल, गेहूं, दाल, ये सब चीज़ों से हमारे शरीर में आती है, जो हमारे शरीर में प्रॉपर विकास के लिए, संरचना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। CH2ON के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बना ये कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन की लॉन्ग चेन आपस में जुड़ के मोनो, डाई एंड ट्राई पॉलीसेकेराइड्स के कंपाउंड्स बनाती है। सो दैट वाज द कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड अब इसमें जो है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होते हैं? The proteins are the most abundant macromolecules in the cells and they constitute over half the dry weight of most of the organism. हमारे शरीर में abundant macromolecules की जो कैटेगरी होती है कोशिकाओं में, वो प्रोटीन्स ही होती है जो बहुतायत मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, हमारे शरीर का आधा जो वजन होता है वो प्रोटीन्स यानी सेल्स की वजह से ही होता है, जिसमें ये प्रोटीन सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभाते हैं। They are made up of 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ये लगभग 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ये अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा है 12th में। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ CHON एलिमेंट्स के बने होते हैं, जिनमें प्रोटीन्स जो होते हैं sp एलिमेंट्स के साथ साथ CHON कैटेगरीज के भी प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं, जो इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। हमारे शरीर को बिल्डअप करना, एक शारीरिक ढांचे में जो मसल्स गेन करने का काम होता है वो प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। ये प्रोटीन्स हमारे मसल बिल्डअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन। इन प्रोटीन्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे किन किन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जा सकता है। सिंपल प्रोटीन्स में दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज। ये अमीनो एसिड्स के रेसिड्यू से बने होते हैं ये सिंपल प्रोटीन्स। हाइड्रोलिसिस करने पर ये दूसरे और तरह के अमीनो एसिड्स बनाते हैं। इनको फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं फाइब्रियस प्रोटीन में और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में। फाइब्रियस प्रोटीन में केराटिन, इलास्टिन, कोलेजन। अब केराटिन क्या होते हैं? जो हमारे नख वगैरह जो होते हैं, नेल्स वगैरह जो होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन्स के ही वजह से बने होते हैं। जो हेयर्स वगैरह में होते हैं ये केराटिन फाइबर प्रोटीन पाए जाते हैं। इलास्टिन हमारे टिश्यूज में, टेंडॉन्स वगैरह में इलास्टिसिन्स
प्रोटीन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं स्ट्रेचिंग के लिए। कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं, कोलाजन फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड प्रोडक्ट्स में भी और दूसरे फाइबर्स में भी ये कोलाजन फाइबर्स प्रोटीन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो हमारे मसल्स के बिल्डअप के लिए, उनको फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में एल्बुमिन, एग यॉक वगैरह आपने देखा होगा। इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो अगर वर्म में रहता है उसमें भी एल्बुमिन, ये सारे प्रोटीन्स जो होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ये हमारे बॉडी में फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ग्लोब्यूलिन, ग्लूटीन, ग्लूटेलिन, हिस्टोन प्रोटीन्स जो डीएनए सिंथेसिस वगैरह में हिस्टोन प्रोटीन जो काम करता है। तो इस तरीके से पूरी संरचना में हमारे शरीर के छोटी से छोटी क्रियाओं को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे शरीर में होता है। फर्स्ट कैटेगरी थी सिंपल प्रोटीन्स की, जो जस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोटीन से बनते हैं अमीनो एसिड्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या आते हैं, दे आर कंबाइंड विद द नॉन प्रोटीन मोइटी, नॉन प्रोटीन मोइटी से कंबाइन होकर जिनको बनाया जाता है, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन, डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा डबल डीएनए हेलिक्स का, जिसमें ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन और न्यूक्लिक शुगर्स के साथ बाइंड होके न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके साथ साथ फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स, मेटालोप्रोटीन्स, इन सब का भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। लिपोप्रोटीन्स में जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल के ये कंपाउंड्स होते हैं जो लिपिड लेवल को हमारे शरीर में मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसी तरीके से मेटालोप्रोटीन्स, मेटलिक कंपाउंड्स हमारे शरीर में, और फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोरस सिंथेसिस में बहुत सारी साइकिल्स जो होती है उसमें फॉस्फोप्रोटीन का काम होता है। साइकिल्स यानी ग्लूकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब जो अपन पढ़े हैं, ये सब चीज़ों को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए इन प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जिनको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड इसमें आता है डिराइव्ड प्रोटीन। अब डिराइव्ड किसी ना किसी चीज़ से इसको डिराइव किया गया है, या तो सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को डिग्रेड करके डिराइव करके ये प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स में क्या आते हैं, प्रोटीन्स, देन मेटा प्रोटीन्स, कोएगुलेटेड प्रोटीन्स। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स में क्या आते हैं, प्रोटियोजेस, एल्ब्यूमिनोसेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स। ये सारे जो प्रोटीन्स डिराइव्ड कैटेगरी में आते हैं, ये सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स को डिराइव करके बनाया गया है। इन्हीं के डेरिवेशन से ये प्रोटीन्स बनते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बारे में अब इसका कंपोजिशन हमको यहाँ बताया गया है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये हमको पता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। रैंकिंग इन द साइज फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल पेप्टाइड्स टू लार्ज पॉलीमर्स, छोटे पेप्टाइड्स के साथ साथ लार्ज पॉलीमर के फॉर्म में भी ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। Proteins are the polymers of amino acids covalently linked by the peptide bonds। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं प्रोटीन की, जो हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस को, हमारे बॉडी जैसे जिम वगैरह में जब हम जाते हैं बहुत ज़्यादा मसल्स उसमें टूटते हैं, तो प्रोटीन्स का सोर्स, चाहे वो पनीर हो, दाल हो, मीट हो, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हो, ये सब हमारे शरीर में मसल्स के बिल्डअप के लिए, मसल्स गेन के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए ये प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर द 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। ये प्रोटीन्स में 20 वास्तविक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड वर्क परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो एथलीट्स अगर भी होते हैं, स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, वो हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे अपने शरीर में लेते हैं। एग हुआ, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमको बॉडी में मिलता है। देन प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, नीडेड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए, टिश्यूज के रिपेयरमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए ये प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अगर हमको चोट लग जाती है, हमको स्प्रेन, मोच आ जाती है पैरों में, या कभी हमारे दुर्घटना की वजह से शरीर में टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, उनको हील करने, भरने, ठीक करने, स्ट्रेचिंग को वापस अपनी जगह पर लाने में ये प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे शरीर में होता है, जिससे कि हम अपने शरीर की प्रॉपर एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें क्या है, फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनका हमारे शरीर में क्या फंक्शन है, क्या उनका कार्य है, और किन सोर्स से हम प्रोटीन्स को अपने बॉडी में ले सकते हैं। नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में एंजाइम्स के बनने, अब एंजाइम्स में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, प्रोटीएजेज,
प्रोटीनोकाइनेजेज और भी अलग तरह तरह के जो प्रोटीन्स जो हमारे साइकिल्स को परफॉर्म करने के लिए, ग्लूकोज बनने के लिए, बॉडी में क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट का काम करते हैं किसी भी क्रिया के लिए, उनको बनाने के लिए प्रोटीन्स की उचित मात्रा हमारे शरीर में जरूरी है। हार्मोन्स, अब कई तरह के मेल और फीमेल हार्मोन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन और भी मेलानिन, ये सारे जो प्रोटीन्स ACTH में एड्रेनलिन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, थायरोक्सिन, ये कई तरह के हार्मोन्स जो हम 12th में भी पढ़े हैं, उन सब के फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड्स की प्रॉपर अमाउंट हमारे शरीर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन जो हमारे शरीर में होते हैं, तो जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें IgM, IgG, IgA, IgG, ये जो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज जो सेल्स हमारे शरीर में बनती है, उनके फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स का प्रॉपर अमाउंट में हमारे शरीर में होना जरूरी है। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन का उपयोग आपको पता है, ये हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड को अपने बाउंड करके हमारे खून के थ्रू शरीर में अलग अलग जगह में हमारे ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे शरीर में कम होगा तो ऑक्सीजन कंटेंट हमारे ऑर्गन्स में कम हो जाएंगे, जिससे कि ऑर्गन्स नीले पड़ने लगते हैं। तो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए भी हमारे शरीर में ब्लड के साथ साथ ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, उनमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है फॉर्मेशन में। वैसे तो हीमोग्लोबिन विटामिन B9, B12 का सबसे जरूरी सोर्स होते हैं, बट इनके साथ साथ प्रोटीन का भी इनमें बहुत ज़्यादा कार्य होता है। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, हमारे शरीर में चोट लगने के बाद रुधिर के थक्का जमने के लिए भी वहां पर फाइब्रिन पार्टिकल्स, फाइबर्स के आने और उनके प्रॉपर कोलेजन फाइबर्स वगैरह के बनने में भी प्रोटीन का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा खून बहना आसानी से बंद नहीं होगा। प्रोवाइड एनर्जी, हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए भी प्रोटीन्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। मीट, पोल्ट्री, फिशेस, एग, ये अब सोर्स के बारे में आपको राइट हैंड साइड में बताया जा रहा है किन किन सोर्स से आपको प्रोटीन हमारे शरीर में मिलता है। मीट, नॉन वेजिटेरियन एक बहुत ही मुख्य और प्रमुख सोर्स है प्रोटीन का। जो नॉन वेज होते हैं, जो चिकन बर्गर और ये सारी चीज़ें जो खाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शरीर में प्रोटीन मिलता है। पोल्ट्री जैसे मुर्गी से मिलने वाली चीज़ें, अब पोल्ट्री में दूध भी आता है, दूध तो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा सोर्स है। दूध के साथ साथ जो मीट वगैरह पोल्ट्री इसका खाते हैं, एग वगैरह जो हम लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। फिश इज आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स अ ऑर्गेनिक फूड। एग्स, ये सब जो कैटेगरीज में नॉन वेजिटेरियंस कैटेगरी में जितनी चीज़ें आती हैं, ये शरीर में प्रोटीन का एक बहुत ही सरप्लस अमाउंट हमारे शरीर में देती हैं। अब इनके बाय प्रोडक्ट्स में जैसे मिल्क, चीज़, पनीर, कर्ड, ये सब दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन, ये कैल्शियम के तो सोर्स होते ही हैं मिल्क वगैरह, बट प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स हमारे शरीर में होता है। सोयाबीन, सोयाबीन हम जानते हैं, ये सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियंस कैटेगरी में। पीस, जो दालें होती हैं, देन पल्सेस, ये सब सोर्स जो होते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन के बहुत अच्छे और उत्कृष्ट सोर्स होते हैं। सीरियल्स, नट्स, ऑयल सीड्स में तिल, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, तिल्ली, दाना, नट्स, ये जो भी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देने का काम करती है, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्यिक बिल्डअप के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो ये मोस्टली चीज़ें जो होती हैं प्रोटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे शरीर में बनाती हैं। सो यहाँ तक आज हम इसमें देखा अभी तक अपन ने न्यूट्रिशन के बारे में कि कैसे हमको न्यूट्रिशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।